वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। क्लास 12th में हम लोग उससे चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे, उससे आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। तो अब देखिए, पिछले लेक्चर पर हमने ये पढ़ लिया था कि यदि किसी आवेश को, यदि आप मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड यदि दोनों हों, तब उस आवेश को क्या कराएं, यदि आप गति कराएं तो उसका पाथ कैसा होगा, इस बारे में अपन लोग पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, तो हेडिंग डालिएगा बेटा, साइक्लोट्रॉन। इसको हिंदी में क्या, इसको हिंदी में भी साइक्लोट्रॉन कहते हैं, ठीक है, साइक्लोट्रॉन। और देखिए ये बेटा क्या होता है, यह क्या एक आपकी मशीन है। क्या है? मशीन है। इसका काम क्या है, यह बेटा आपके चार्ज पार्टिकल को, यह आवेशित चार्ज को क्या करता है, उसको गति प्रदान करता है, उसकी ऊर्जा को क्या कर देता है बेटा, बढ़ा देता है, उसकी स्पीड को क्या कर देता है बेटा, बढ़ा देता है। तो लिखिएगा, यह एक मशीन है, यह एक मशीन है जो आवेशित आवेश की चाल को बहुत अधिक बढ़ा देता है, बहुत अधिक बढ़ा देता है। अच्छा बेटा, यदि चाल बढ़ जाएगी, बेटा चाल बढ़ जाएगी यानी कि आपकी क्या बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई बेटा। इसका साइक्लोट्रॉन का काम क्या है, स्पीड को बढ़ाना। किसकी? आवेशित चार्ज की, ठीक है, आपके चार्ज पार्टिकल की, आवेशित कणों की स्पीड को क्या करना है बेटा, उसको बढ़ा देना है, स्पीड को बढ़ा देना। जब स्पीड बढ़ा देगा बेटा तो उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्थात आवेशित कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, अर्थात आवेशित कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है। ये आवेशित कण की क्या करेगा बेटा, गतिज ऊर्जा बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा गतिज ऊर्जा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर बेटा क्या होता है, हाफ mv²। मतलब जब v जहां पर क्या है बेटा, वेग है, तो जैसे ये वेग या स्पीड जैसे ही बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बेटा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इतना तो क्लियर होगा। चलिए बेटा, अब देखते हैं क्या है कि साइक्लोट्रॉन का ये जो हम बढ़ा रहे हैं, तो उसकी चाल को, आवेशित कण की चाल को हम बढ़ा क्यों रहे हैं? तो देखिए, इसके जो है ना, साइक्लोट्रॉन का हम प्रयोग करते हैं, कई जगह पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसके लिख लीजिएगा कई, इसका प्रयोग, या लिखिएगा यूजेस। इसके यूज क्या क्या है, यूजेस, प्रयोग। तो पहला तो बेटा इसका ये प्रयोग है कि यदि आप किसी ठोस में, जैसे मान के चलिए कि यदि आप किसी भी पदार्थ की क्या बढ़ाना चाहते हैं, उसकी जो है स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, मतलब उसकी पावर बढ़ाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वो पदार्थ जो है आपके लिए और अधिक क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, उसकी मजबूती बढ़ाना चाहते हैं, या उसको क्या करना चाहते हैं, उसकी मजबूती घटाना चाहते हैं, तो करते क्या है कि उस आवेश में हम क्या करते हैं, किसी ना किसी आयन को उसके अंदर क्या कराते हैं बेटा, प्रवेश कराते हैं। तो लिखिएगा, अच्छा, तो उस आयन को प्रवेश करेंगे भाई, किसी सॉलिड के अंदर, किसी आयन को किसी सॉलिड के अंदर, सॉलिड मतलब ठोस, किसी ठोस के अंदर यदि किसी हमें आयन को उसके ठोस के अंदर क्या कराना बेटा, प्रवेश कराना है, तो भैया यार ऐसे तो जाएगा नहीं, हमें किसकी जरूरत होगी कि आपका जो आवेश है बहुत तेजी स्पीड के साथ होगा तभी अंदर जाएगा। तो कौन प्रयोग में आ गया बेटा, साइक्लोट्रॉन। तो इसका प्रयोग कब करते हैं, लिखिएगा, जब ठोस के अंदर आयन को आयनों को प्रवेश कराना।
प्रवेश कराना हो। अच्छा, कराते क्यों है भाई, प्रवेश ही क्यों कराते हैं? क्योंकि जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि किसी पदार्थ की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ठीक है, इसका यदि आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहां पर पता चलेगा कि यदि आप किसी पदार्थ की, किसी मटेरियल की आपको क्या बढ़ाना है, स्ट्रेंथ बढ़ाना, तो उस पर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। अच्छा, यही चीज जब हम इस पर पढ़ेंगे फिजिक्स में, आपका ये सेमीकंडक्टर्स वगैरह पढ़ेंगे, तब ये चीजें आएंगी। क्लियर है? चलिए, दूसरा बेटा काम क्या है इसका, दूसरा हम इसका प्रयोग कब करते हैं? दूसरा प्रयोग बेटा इसका करते हैं कि जैसे हमें किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को क्या करना हो, जो आपका रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होता है उसका क्या होता है बेटा, डीके होता है। क्या होता है? डीके होता है। तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को डीके कब कराने के लिए, ठीक है, तो लिखिएगा किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का डीके कराने के लिए, डीके मतलब समझ रहे हो, मतलब डीके का मतलब है क्षय कराने के लिए, पदार्थ का क्षय कराने के लिए। लिख लीजिए भाई, क्योंकि जब उस पर रेडियो एक्टिव पदार्थ पर जब बहुत तेजी के साथ धनावेश जाएंगे तो वो पदार्थ क्या होना बेटा शुरू हो जाएगा, उसका डीके होना, क्षय होना शुरू हो जाएगा, कराने के लिए। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। लास्ट क्या है बेटा, इसके बहुत सारे उपयोग है, लेकिन लिख लीजिए, अब कितने लिखवाएं। तो इसको देखिए, जब आपकी जब जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, ठीक है, नाभिकीय उसमें अभिक्रिया में लिखिएगा, नाभिकीय अभिक्रिया कराने के लिए, नाभिकीय अभिक्रिया कराने के लिए। अच्छा, नाभिकीय अभिक्रिया कराने के लिए बेटा क्यों इसकी जरूरत पड़ी? देखो, नाभिक जो बनता है आपका, जैसे भी कोई पदार्थ होता है, ठीक है, तो नाभिक जो होता है बेटा कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा, इसके चारों ओर बेटा क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है ना, क्या घूमते रहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन, चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहते हैं। तो भैया यदि किसी आयन को इसके अंदर क्या कराना है बेटा, प्रवेश कराना है। ठीक है, तो यहां से होगा क्या ना कि इसको, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होगी, उनको भेद करके अंदर जाना है। तो इस वजह से बहुत ही तेज, बहुत ही अधिक स्पीड से इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर प्रवेश कराने की जरूरत होती है। इस वजह से हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा, साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करते हैं। लिख लीजिए बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी संरचना वगैरह देखते हैं क्या होती है। नोट करिए इसे। अच्छा, तो बेटा अब यह देखिए कि अब साइक्लोट्रॉन का प्रयोग तो समझ में आ गया कि साइक्लोट्रॉन का प्रयोग क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है, आवेशित कणों का स्पीड बढ़ाने के लिए, चाल बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं बेटा कि जो इसकी स्पीड बढ़ती है तो वो बढ़ती कैसे है बेटा। हाँ, देखते हैं कि स्पीड जो है कैसे बढ़ जाती है, किसी आवेश को जो है उसकी स्पीड कैसे बढ़ा देता है। तो लिखिएगा कि इसी पर आवेशित कण की चाल कैसे बढ़ेगी या बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिएगा, तो आवेशित कण की चाल बेटा कैसे बढ़ाते हैं। तो देखो यहां पर क्या है कि आपको पता है बेटा कैसा आवेश, जो भी हम आवेश लेंगे बेटा यहां पर, वो कैसा लेंगे, पॉजिटिव चार्ज लेंगे। कैसा चार्ज लेंगे बेटा, पॉजिटिव चार्ज। चलो बहुत बढ़िया।
तो देखो अब यहां पर आपको पता है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि प्रेजेंट हुई, तो जैसे मान के चलो कि ये बेटा क्या है, ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है। कैसी है बेटा? पॉजिटिव प्लेट। और ये कैसा है? नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट का मतलब इस पर धनात्मक आवेश होंगे, नेगेटिव प्लेट का मतलब इस पर ऋणात्मक आवेश होंगे। अच्छा, यहां पर ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है, बना दिया। ये क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो अब यहां पर यदि बेटा मैं क्या कर दूं, एक आवेश रख दूं, क्या कर दूं बेटा? एक आवेश रख दूं, जो कितना है बेटा? Q है। तो यदि पॉजिटिव आवेश होता है, कैसा होता है बेटा? धनात्मक आवेश होता है, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आपका क्या लगता है बेटा? एक बल लगता है। F बराबर कितना हो जाता है? ये Q इंटू E। ये इतना पता होगा बेटा। अच्छा, इस दिशा में बल लग रहा है, तो जिस दिशा में बल लगता है उससे क्या होता है बेटा? आपका जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में त्वरण आ जाता है। क्या आ जाता है? त्वरण आ जाता है। और जब त्वरण आ जाएगा बेटा तो क्या होगा? उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। उसकी स्पीड क्या होगी बेटा? बढ़ जाएगी। लेकिन देखते हैं F बराबर बेटा कितना हो गया? QE। अच्छा, तो यहां से एक्सीलरेशन बराबर बेटा कितना हो जाएगा? QE बाई M। ये आपको पता है, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? त्वरण गुणे द्रव्यमान। वहां से ये आ गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहां से यदि हमें वेग देखना कि इसका प्रारंभिक वेग कुछ और है, दूसरा वेग कुछ और हो गया, तो v स्क्वायर बराबर बेटा क्या होता है? u स्क्वायर प्लस का 2as। क्या होता है बेटा? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। तो अच्छा, अब बेटा आप देखोगे तो यदि देखो त्वरण आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो यदि त्वरण बढ़ रहा है यानी कि वेग हमें क्या करना है बेटा? बढ़ाना है। तो इसके लिए जब वेग बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा बेटा? जब उसका ये s क्या है बेटा? दूरी है। मतलब जब प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाए। तो लिखिएगा वेग बढ़ाने के लिए प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा बेटा, क्या करना पड़ेगा? प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ानी पड़ेगी। तो हम अच्छा दूरी, क्योंकि जितना ज्यादा देर तक चलेगा उतना ज्यादा इसका त्वरण बढ़ेगा, तो जितना ज्यादा त्वरण बढ़ेगा उतनी ज्यादा बेटा उसकी क्या बढ़ेगी? चाल बढ़ेगी। ये तो चीज क्लियर हो गई इससे। लेकिन देखो आपको एक रिलेशन और पता है कि ये रहा पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, ये रही आपकी नेगेटिव प्लेट, इधर ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है बेटा? V अपॉन Q, B अपॉन D। अच्छा, ये जो D है ये बेटा इनके बीच की क्या है बेटा? डिस्टेंस है। ये जो D है धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक प्लेट के बीच की क्या है बेटा? दूरी है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपने कहां पढ़ा है बेटा? ये आपने पढ़ा है दूसरे चैप्टर में, ठीक है ना। तो वहां से ये क्या कह रहा है कि जब ये जो है आपकी ये V क्या है बेटा? वोल्टेज है। V क्या है बेटा? यहां पर वोल्टेज है। बहुत बढ़िया, उम्दा है। यहां पर क्या है बेटा? ये वोल्टेज है। अच्छा, ये यहां पर वोल्टेज नहीं है, ये बेटा क्या है? फाइनल वेलोसिटी। क्या है बेटा? फाइनल वेलोसिटी। बहुत बढ़िया, उम्दा। तो देखो जय भाई, वोल्टेज यदि हम क्या रख रहे हैं बेटा? यदि कह दें कि इनके बीच का विभव हम क्या रख रहे हैं बेटा? बराबर रख रहे हैं। तो यदि विभव बराबर है तो यदि दूरी बढ़ जाएगी, बेटा, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। यानी कि आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/d के। यानी कि यदि हम देखो इसको बढ़ाना तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई बेटा? घट गई। यदि प्लेटों के बीच की यदि हमने दूरी बढ़ा दिया तो क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें बढ़ाना था, ठीक है, क्योंकि फोर्स तो वहीं से आ गया, एक्सीलरेशन। अच्छा, तो अब करते क्या है ना बेटा? क्योंकि देखो यदि दूरी बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, तो यार ऐसा तो कर नहीं सकते हैं कि मतलब
बहुत ज्यादा कर दिया, मतलब तो इससे क्या होगा, देखो इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। जब दूरी बढ़ जाएगी तो उसका साइक्लोट्रॉन का यानी कि जो मशीन है उसका क्या हो जाएगा, आकार भी बढ़ जाएगा भाई। क्योंकि भाई एक प्लेट यदि यहां पर पास पास में लगा देंगे तो होगा क्या है कि ये कम जगह पर आ जाएंगी, और यदि दूर दूर लगाएंगे तो उसको ज्यादा जगह जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर लिख लीजिएगा, इससे साइक्लोट्रॉन का आकार बढ़ जाएगा। अच्छा, तो हमें क्या करना है बेटा, आकार नहीं बढ़ाना है। अच्छा, आकार नहीं बढ़ाना तो इसमें हम कर क्या सकते हैं, देखिए आपको जो गति बढ़ाएगा, यहां पर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आवेशित कण की चाल को बढ़ाएगी, चाल को बढ़ाएगी, तथा मैग्नेटिक फील्ड आवेशित कण को वृत्तीय गति कराएगा। क्या कराएगा बेटा, वृत्तीय गति कराएगा। ये याद होना चाहिए, और ये चीज मैं आपको बता भी चुका हूं। अच्छा देखो, इसके फिर भाई देखो सिंपल सी बात है, चाल कैसे बढ़ रही है, फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स बढ़ेगा उस डायरेक्शन में क्या आएगा बेटा, एक्सीलरेशन आएगा। अच्छा, तो अब हमें इसकी चाल बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। तो लिखिएगा, आवेशित कण की चाल बढ़ाने के लिए, आवेशित कण की चाल बढ़ाने के लिए आवेशित कण की चाल बढ़ाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के लंबवत लेनी पड़ेंगी। अच्छा बात समझिए, ये जब एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे तो बेटा यहां से देखो, तो ये यदि इस डायरेक्शन में इसका फोर्स बढ़ रहा है, मान के चलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर तरफ बेटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये करेगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका फोर्स बढ़ाएगा, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, इसको वृत्तीय गति में घुमाने का प्रयास करता है, तो ये सर्कल में ही तेज स्पीड से क्या करने लगेगा बेटा, घूमने लगेगा। यानी कि यदि प्लेट छोटी भी हुई तो यदि वहां पर ये सर्कुलर मोशन करने लगेगी तो उसकी स्पीड क्या होती जाएगी बेटा, बढ़ती जाएगी, और अपना काम बेटा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तो फिर इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं बेटा, कंस्ट्रक्शन मतलब कि कैसे ये बना होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब बेटा हेडिंग डालिएगा, इसका कैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, हेडिंग डालिएगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं बेटा, बनावट या जो भी हो, ठीक है ना, हिंदी नहीं पता, थोड़ा सा आप देखिएगा कि कैसे ये बना होता है, ठीक। देखो बात समझना, चलो कुछ अलग लग रहा है क्या, चलो एक मिनट बेटा, पहले एक बड़ा सा गोला बनाते हैं फिर बाद में इसको करते हैं।
बन गया। हाँ, थोड़ा सा ये वाला डिफरेंट है, नहीं बाकी तो लगभग। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसको यहां से बीच से हटा देते हैं। चलो, एक डी ये हो गई, बहुत बढ़िया। दिखना चाहिए ना आपको कि ये क्या है। चलो बहुत बढ़िया, ये चलो, और ये रहा आपका पूरा इसका फिगर। देखते हैं क्या क्या है। चलो तो ठीक है बेटा, ये जो है हम क्या लेते हैं, एक डी आकार की क्या लोगे बेटा आप, प्लेट लोगे, ठीक है। डी आकार की क्या लोगे आप, दो सर्कुलर प्लेट लोगे। क्या लोगे, दो सर्कुलर प्लेट लोगे, ठीक है। ये आप इसको यहां से भी ऐसे ला सकते हैं, ठीक है। ये डी आकार की बेटा क्या होती हैं, प्लेट होती हैं, बहुत बढ़िया। ये इनको क्या लिखेगा, हॉलो मेटालिक सर्कुलर प्लेट, हॉलो मेटालिक सर्कुलर प्लेट या कंटेनर या जो भी आपको कहना, आप इसको क्या कह सकते हैं, ये किस आकार की होती है बेटा, डी आकार की। यस, इसे आप सेमी सर्कुलर कह लीजिएगा। क्या कह लीजिएगा बेटा, सेमी सर्कुलर। सेमी है, आधी है ना, आधे गोले की बनी हुई, तो ये दो होती हैं। तो बेटा इनको हमने क्या नाम दिया, D1 D2। हॉलो मेटालिक का मतलब ये बेटा अंदर से कैसी है बेटा, खोखली है, क्लियर। तो इसको हमने नाम दिया, ये कौन सी प्लेट है बेटा, ये D1 है और ये इधर D2 है। अच्छा, यदि आप इनको देखो तो ये डी आकार की लग रही हैं, इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, डीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीज। तो इन्हें क्या कहते हैं बेटा, डीज। इंग्लिश हिंदी में भी इसे डीज बोलते हैं। चलो, अब यहां पर क्या करते हैं बेटा कि आप इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लेते हैं वो बेटा कैसे लेते हैं, आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ। ये जो डॉट डॉट जो हम लोग यहां पर दिखा रहे हैं वो बेटा क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत बढ़िया। ये जो हम डॉट डॉट बेटा दिखा रहे हैं ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, इसमें चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, अंदर बाहर जहां भी आप दिखा सको, ये हर एक जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या बता रहा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी आउटवर्ड, किधर है, बाहर की ओर है। किधर है बेटा, बाहर की ओर, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, अब यहां पर इनके बीच में ये एस, इसका जो सेंटर होता है बेटा, क्या होता है, सेंटर होता है। वहां पर हम क्या रखते हैं, एक सोर्स रखते हैं, एस। क्या है ये बेटा, एस है। अच्छा, एस क्या है, यहां पर लिखिएगा एस। एस क्या है, सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। मतलब बेटा इस एस से चार्ज पार्टिकल आपके धनात्मक आवेश बेटा क्या होते हैं, निकलते हैं। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां पर बेटा आपका क्या है, ये एक डिफ्लेक्टर लगा होता है। क्या लगा होता है, ये वाला भाग, यहां पर ये वाला भाग क्या कहलाता है, डिफ्लेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, डिफ्लेक्टर, बहुत बढ़िया। क्या कहलाता है बेटा, डिफ्लेक्टर। और यहां से, और ये वाला पार्ट यहां से थोड़ा सा निकला रहता है, ये क्या है, एग्जिट है। एग्जिट मतलब कि बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश करेगा और यहां से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। अभी देखते हैं इसकी वर्किंग, देखेंगे तो ये चीजें समझ में कि इनमें है क्या क्या। देखो, ये D1 D2 आपकी क्या है, हॉलो मेटालिक सेमी सर्कुलर प्लेट है। भाई डी कैसा है, एक आपका आधा सर्कल होता है, अर्धवृत्तीय होता है। अच्छा, ये ध्यान देना कि ये जो प्लेटें हैं बेटा कैसी हैं, आपकी खोखली प्लेटें हैं। कैसी हैं, खोखली प्लेटें।
चलो अच्छा, S क्या है? सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, मतलब S से आपके धनात्मक आवेश बेटा क्या होंगे? निकलेंगे। ये बेटा यहां पर डिफ्लेक्टर लगा हुआ है, यहां से इलेक्ट्रॉन बेटा क्या हो जाएगा, मतलब जो भी धनात्मक आयन होंगे, जो आयन होंगे वो बेटा क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, इसके बाद देखो बेटा, तो हम क्या करते हैं कि यहां से ये आपका कैसा है बेटा? निगेटिव प्लेट, ये निगेटिव हो गया, इसको धन सिरे से हमने क्या कर दिया बेटा? जोड़ दिया। बात समझ में आ गई? ये वाली प्लेट जो आपकी D1 प्लेट है बेटा, वो कैसी है? निगेटिव है। और D2 प्लेट कैसी है बेटा? आपकी पॉजिटिव। इनको आपस में हमने अल्टरनेटिंग करंट के थ्रू जोड़ दिया। अल्टरनेटिंग करंट, AC करंट दे दिया बेटा हमने। क्या दिया? AC करंट दे दिया। अच्छा, इसका जो वोल्टेज होता है बेटा, इसका जो वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज हम देते हैं, इसे बहुत हाई वोल्टेज देते हैं, लगभग 10,000 वोल्ट। इसका जो वोल्टेज होता है बेटा, लगभग 10K वोल्ट होता है। कितना होता है? 10K वोल्ट। 10,000 वोल्ट इसको हम देते हैं। 10,000 वोल्टेज इसको हम देते हैं। अच्छा, जब इसका वोल्टेज इतना तेज होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा क्या हो जाएगी? वो भी बहुत तेज हो जाएगी। इसकी फ्रीक्वेंसी जो हम लेते हैं बेटा, वो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहती है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, अच्छा एक मिनट में यहां पर लिख दूंगा। ये S क्या है? ये S है आपका सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, सोर्स ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, चलो। अच्छा, इसके कारण यहां पर वेरी हाई वोल्टेज, हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। और ये सर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाती है, इसकी हम फ्रीक्वेंसी रखते हैं लगभग 1 लाख, 1 लाख 100 के। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बेटा? 100 के। अच्छा, इसका मतलब क्या है? बात समझना थोड़ा सा। यहां से जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो यदि किसी भी आप नोट डाल के लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। क्या लिखो? नोट डाल के लिख लो ये कि यदि किसी की आवृत्ति बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, तो उसे ऑसिलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑसिलेटर कहते हैं। इसको इतना लिख लीजिए, फिर हम इसकी वर्किंग पे बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। नोट कर लो इसे, तो फिर हटा देते हैं कुछ भाग। चलिए बेटा, अब इसकी जो है हम वर्किंग देखते हैं, कार्य विधि। वर्किंग मतलब कार्य विधि बेटा, ठीक है। देखो ध्यान से समझना। देखो ये बेटा कार्य विधि क्या है कि ये करेगा क्या, कि देखिए ये S कैसा है बेटा? सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, मतलब S से सोर्स क्या होगा बेटा? निकलेगा। अच्छा, यहां पर हर एक जगह पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। कैसी बेटा? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया। क्योंकि यहां से यदि आवेश निकलेगा तो इस आवेश के कारण यहां पर, जैसे ये मान के चलो कि बेटा क्या है, यहां से आपका एक आवेश निकला, ये S है, S से आपका एक आवेश निकला, तो उस आवेश के कारण क्या होता है बेटा? उस पर एक चुंबकीय वो क्या होता है बेटा? उस पर आपका वैद्युत क्षेत्र होता है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उस वैद्युत क्षेत्र के कारण बेटा ये क्या करने लगेगा? उस पर एक बल लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा बेटा? बल लगने लगेगा। और यह क्या करेगा? यहां से जैसे ही यह निकला, तो क्योंकि ये कैसा बेटा? धनात्मक आवेश लिए हैं। कैसा कौन सा आवेश लिए हैं? धनात्मक आवेश लिए हैं। तो ये जो प्लस क्यू का आवेश है, जो आपका क्यू आवेश है बेटा, वो इधर, ये प्लस क्यू आवेश है, तो ये प्लस आवेश किधर जाता है? किस ओर आकर्षित होता है? ऋणात्मक की ओर। तो ये ऋणात्मक प्लेट की ओर बेटा जाएगा, और जब यहां से यहां तक गया तो बेटा इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि इतने जगह पर यहां पर क्या हो रहा है बेटा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, और जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है
बात समझ रहे हो, जिस जगह पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है वहां पर उस आवेश का क्या बढ़ जाता है बेटा, त्वरण बढ़ता है। त्वरण बढ़ता है तो क्या होता है बेटा, उसका वेग बढ़ता है। यानी कि जब यह आवेश S से D1 की ओर जाएगा तो इसकी स्पीड क्या होती जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। अच्छा, जैसे ही यह D1 के अंदर बेटा क्या करेगा, प्रवेश करेगा। बेटा क्या करेगा, प्रवेश करेगा। तो बात समझना, जब ये क्या करेगा बेटा, ये प्रवेश करेगा तो D1 कैसा है बेटा, आपकी खोखली प्लेट है। कैसी है, खोखली प्लेट। और याद कीजिए दूसरा चैप्टर मैंने क्या बताया था कि यदि कोई भी खोखला बेलन है या खोखला गोला है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या हो गई, D1 के अंदर 0 हो गई, तो यह जो आपका आवेश था इसकी स्पीड केवल D1 तक ही बढ़ी। D1 तक जाने में, D1 के अंदर नहीं बढ़ी। जैसे ये D1 में बेटा प्रवेश करेगा इसकी स्पीड क्या हो गई बेटा, मतलब कांस्टेंट। इसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी। अब क्योंकि यहां पर बेटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड तो हर एक जगह है, तो क्या करेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड आपकी किधर लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है। किधर है, बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है। ये देखो ये डॉट पॉइंट क्या दिखाता है कि मैग्नेटिक फील्ड बेटा किधर है, बाहर की ओर है। अच्छा, ये आवेश आपका किधर आ रहा है, तो आवेश की गति बेटा देखो ना, तो किधर है, ये कुछ ऐसे है। तो ये आपका तो ये जो फोर्स लगेगा ये किधर फोर्स लगाएगा, ऊपर की ओर। अच्छा, फोर्स कैसे पता चले कि ऊपर की ओर लगेगा, भाई आपकी दाहिने हाथ की अंगुलियां किधर होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। और ये जो थंब होता है, अंगूठा होता है, ये आवेश की गति की दिशा में होता है। तो जो हथेली की जो दिशा होती है वह बेटा क्या बताती है, बल की दिशा को। तो ये किधर बल लगेगा, ऊपर की ओर। यानी कि ये आवेश क्या करेगा बेटा, मोशन करना क्या कर देगा बेटा, शुरू कर देगा। तो जैसे ही ये इसके अंदर से जाएगा, देखो इसके अंदर जैसे प्रवेश किया तो इसका आवेश बेटा क्या हो जाएगा, इसका जो वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इनसाइड क्या है बेटा, 0 है। ये चीज याद रखना। क्यों 0 है, क्योंकि किसी भी खोखले मेटेलिक प्लेट में, कोई भी हो, हॉलो प्लेट है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, 0 होगी। तो ये क्या करेगा, यहां से जैसे ही जाएगा तो इसकी गति यहां से लेके यहां तक बढ़ेगी और फिर इसके बाद क्या होगा बेटा, गति जो है इसकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अच्छा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है इस वजह से यह आवेश को क्या करेगी बेटा, घुमाना शुरू कर देगी। तो ये घुमाई और फिर ये इधर लेते आई। ठीक है, जैसे ही ये बाहर निकलेगा, जैसे ही ये क्या करेगा बेटा, बाहर निकलेगा तो इनकी जो पोलैरिटी है वो बेटा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और पोलैरिटी हमें ऐसी चेंज करना है, पोलैरिटी इनकी ऐसी चेंज करना है कि ये जो ऋणात्मक प्लेट है और ये जो धनात्मक प्लेट है, तो जैसे ही ये ऋणात्मक प्लेट वाले से निकले तो इधर दूसरी वाली प्लेट पर क्या हो जाए, ऋणात्मक आवेश हो जाए और इधर कैसा हो जाए, पॉजिटिव प्लेट हो जाए। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यदि मान के चले कि ये धनात्मक आवेश है तो ये यहां से निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन देखेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो फिर ये इसी पर चला जाएगा। तो इसकी स्पीड बेटा बढ़ ही नहीं पाएगी। इस वजह से बेटा इसकी पोलैरिटी क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अच्छा, जैसे ही पोलैरिटी चेंज होगी तो यहां से स्पीड इसकी जहां से बढ़ के गई थी, जैसे मान के चलो कि यहां से 0 से चलना शुरू किया था और यहां पर 10 मीटर पर सेकंड हो गई, तो 10 मीटर पर सेकंड के ही वेग से अंदर क्या करेगा बेटा, चक्कर लगाएगा। अब 10 मीटर पर सेकंड के वेग से जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये यदि ऋणात्मक प्लेट वाली हो जाएगी तो उसकी और तेजी से आएगा। तो मतलब इसकी स्पीड जो है बढ़कर अब मान के चलो 15 हो गई, तो अब 15 वाला गोला लगाएगा। इस तरीके से ये क्या करेगा बेटा, यहां से ये आएगा और इसकी स्पीड यहां से यहां तक बेटा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और फिर जो यहां पर जितनी होगी उसके अनुसार से ये चक्कर लगाएगा। अच्छा, आप ध्यान देखोगे तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी उसका गोले का आकार भी क्या होता जाएगा बेटा, बढ़ता जाएगा। अच्छा, यहां तक आने के बाद फिर यहां से यहां तक इसकी स्पीड बढ़ेगी, यहां से यहां तक इसकी स्पीड क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। और फिर से ये गोला बढ़ता हुआ और ऐसे ही ये गति करता हुआ क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। और जैसे ही ये इसके यहां पर पहुंचेगा, चलो ठीक है, एक चक्कर और लगा दो, ठीक है, ये जैसे ही यहां पर पहुंचेगा तो ये यहां से बेटा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बात समझ में आई कि कैसे बना है, तो लिख लीजिए। फिर अब मैं इस फिगर को तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे हो रहा है, तो लिखिएगा स्रोत S, स्रोत ऐसे ही लिखते हैं, चलो ठीक है, स्रोत S से धनात्मक आवेश
निकलता है और D1 ऋणात्मक की ओर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि जो धनात्मक आवेश है ऋणात्मक आवेश को बेटा क्या करता है? आकर्षित करता है। जाता है इससे इस धनात्मक आवेश की चाल बढ़ती, किंतु जैसे ही D1 के अंदर प्रवेश करता है इसकी स्पीड, इसकी चाल नियत हो जाती है। नियत हो जाती है। क्यों नियत हो जाती है बेटा? क्योंकि जब ये D है ना, खोखले के अंदर, किसी भी खोखली आकृति के अंदर जो है यदि है और मेटेलिक है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, नियत हो जाती है। क्योंकि D1 के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। वैद्युत क्षेत्र बेटा कैसा है? शून्य। बहुत बढ़िया, शून्य है। अब क्योंकि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी है तो यह आवेश को वृत्तीय गति कराएगा, क्लियर है? वृत्तीय गति कराने लगा। अब जैसे ही वृत्तीय गति कराएगा तो ये क्या होगा? ये बाहर आएगा। अच्छा, बाहर आएगा तो इसका क्या करना है? ऐसे सेट करना है कि इनकी पोलैरिटी, मतलब इनका D1 पे अभी क्या है बेटा? निगेटिव है, इस पर कैसा है बेटा? पॉजिटिव है। तो जैसे ही ये D1 से निकले तो D2 पर क्या हो जाए? निगेटिव हो जाए, और D1 पर कैसा हो जाए? धनात्मक हो जाए, गति कराएगा। हम D1 तथा D2 की पोलैरिटी को इस प्रकार रखते हैं कि जैसे ही आवेश D1 या D2 से बाहर निकले सामने वाली प्लेट पर ऋणात्मक आवेश मिले। सामने वाली प्लेट पर ऋणात्मक पोलैरिटी रहे। ठीक है। यदि ऋणात्मक पोलैरिटी बेटा नहीं रहेगी तो ये यहां से निकला, जैसे मान लो यहां फिर देखा कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपल करते हैं, तो फिर से ये अंदर आएगा, फिर ये इधर आएगा, तो ये इतने में ही बेटा घूमता रह जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इस इतने में ही घूमता रह जाएगा, तो इतने में ही ना घूमे और उसकी स्पीड बढ़ती रहे। इस वजह से क्या करते हैं? इनकी पोलैरिटी को क्या करते हैं बेटा? चेंज कर देते हैं। इतना लिख गए हो तो बेटा नोट कर लीजिए, तो फिर इसके हम आगे लिखते हैं। नोट करो इसे।
अच्छा, तो अब जब ये बेटा इससे निकल गया, D1 से निकला, तो D1 से निकला तो D2 की पोलैरिटी बेटा क्या हो गई, निगेटिव। अब जब आवेश D1 से बाहर आता है तो यह पुनः इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसकी चाल बढ़ेगी, इसकी चाल बढ़ेगी और D2 की पोलैरिटी ऋणात्मक होने के कारण, ऋणात्मक होने के कारण यह D2 में प्रवेश करेगा, D2 के अंदर प्रवेश करेगा, D2 के अंदर बेटा क्या करेगा, प्रवेश करेगा। अब जब ध्यान समझना, जब ये D2 के अंदर चला गया तो भैया इसकी स्पीड यहां से क्या हो गई, इसकी स्पीड जैसे मान लो यहां से 0 से थी 10 पर पहुंच गया और 10 पर यहां से 10 से ही बाहर निकला, तो अब क्योंकि फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई तो 10 से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, 15 हो गई। तो अब ये बेटा सर्कल भी क्या करेगा, बड़ा गोला बनाएगा, करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है कहां पर, D2 के अंदर, अतः यह वृत्तीय गति करेगा, वृत्तीय गति करेगा और इस वृत्तीय गति की त्रिज्या पहले की अपेक्षा अधिक होगी। इस वृत्तीय गति की त्रिज्या पहले की अपेक्षा अधिक होगी, पहले की अपेक्षा अधिक होगी, अधिक होगी। अच्छा, अब ये ऐसे ऐसे गोला लगाता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा जब ये यहां पर पहुंचेगा तो डायरेक्ट डिफ्लेक्टर से निकल के और बाहर चला जाएगा, ठीक है ना बेटा। और इसकी जो रेडियस होगी वो कितना होगी, mb/qb, ठीक है। अतः यह क्रिया दोहराती जाएगी, ठीक है। यही हर बार जो क्या होगा बेटा, रिपीट होगा, क्लियर है। अब जब ये रिपीट हो गया है, ठीक है, तो ये इसी तरीके से ये बेटा बाहर निकल जाएगा, ये क्लियर हो गया। अब बेटा आप इसको नोट करो तो फिर हम अगले पार्ट की ओर चलते हैं। अच्छा, तो यदि अब आपसे कोई पूछ ले कि जैसे ही वो साइक्लोट्रॉन से बाहर निकलता है तो बेटा उस आवेश की स्पीड कैसी होगी, तो लिखिएगा आवेश का अंतिम वेग तथा गतिज ऊर्जा, देखते हैं बेटा क्या होता है, ध्यान समझो। मान लिया कि जब वो जाता है तो जो ये जो डीज थी, ये जो डी आकार की जो डीज थी बेटा, इनकी जो रेडियस है वो कितनी है बेटा, आर है, क्या है, लिखेगा माना कि जब आवेशित कण साइक्लोट्रॉन से बाहर आता है, साइक्लोट्रॉन से बाहर आता है तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या कैपिटल आर, कितनी बेटा, कैपिटल आर। तो आर बराबर बेटा त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, mb/qb,
QV। यही क्या है बेटा आपका, V क्या है वेग है, M क्या है द्रव्यमान है, Q क्या है आवेश पर चार्ज है, और V क्या है बेटा आपका चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहां से यदि आप देखो ध्यान से तो V बराबर बेटा कितना हो जाएगा, V बराबर QV R अपान MV, QV R अपान M। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये क्लियर हुआ। ये क्या आ गया बेटा, वेग आ गया, अंतिम वेग। ये वेग है, ठीक है, अंतिम वेग जब बाहर निकल रहा है साइक्लोट्रॉन से। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी की बात हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की जगह पे बेटा वैल्यू पुट करो तो हाफ एम वी स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। क्लियर है, एक एम से एक एम को मार दो, मार दिया। चलो, तो अब बेटा काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा, जब वो बाहर निकलेगा तो क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपान वी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ये इसका क्या हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा, ये सॉरी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया है। अच्छा, यदि मान के लें कि ये जो चक्कर लगा रहा था बेटा, ये जो चक्कर लगा रहा था तो उसका जो पाथ है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, हम मान लेते हैं कि छोटे छोटे चक्कर लगा रहा था, ठीक है, तो इसका जो सर्कुलर मोशन का जो टाइम पीरियड है कि मतलब जो एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, तो लिखिएगा आवर्तकाल। आवर्तकाल, आवर्तकाल प्लस क्यू आवेश को एक चक्कर लगाने में लगा समय। मान लिया कि बहुत ज्यादा त्रिज्या नहीं है। चलो, तो टाइम पीरियड बराबर बेटा कितना हो जाता है, T बराबर 2 पाई एम अपान क्यू बी, ये तो पता है पहले से। टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई एम अपान क्यू बी। अच्छा, तो टाइम पीरियड आप ध्यान दीजिएगा, ये किसी भी वेग पर निर्भर नहीं करता है। अच्छा, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, आवेश की फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी क्यू बी अपान 2 पाई एम। यहां पर आवृत्ति यदि निकाल लेना, अतः आवृत्ति बेटा कितनी हो गई, आवृत्ति देख लो, तो आवृत्ति बराबर बेटा कितना आ जाएगा, ये इसको F से दिखा देते हैं, F इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बी अपान 2 पाई एम। क्यों, क्योंकि आवृत्ति बराबर होता है 1 अपान टी। ये बहुत बढ़िया, ये हो गया। अच्छा, अब ध्यान से समझो, तो जब ये आवेश जो है आपका एक चक्कर मतलब पूरा गोला यहां से चला तो ये ऐसे आया और ये ऐसे जब पहुंच गया, ठीक है, तो इसकी पोलैरिटी कितनी बार चेंज हुई, एक बार। इसकी पोलैरिटी भाई ये डीज है ना, तो डी यदि ये निगेटिव था तो ये पॉजिटिव, जब यहां से बाहर निकला, जब ये यहां से बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, और फिर ये, तो इसकी पोलैरिटी बेटा कितनी बार चेंज हो रही है, एक बार तो चेंज ही हो रही है। इसकी पोलैरिटी क्या हो रही है, ध्यान से समझो, तो इसकी पोलैरिटी क्या हो रही है भाई, जब यहां से निगेटिव से गया, बात समझना, ये निगेटिव की तरफ गया, अब फिर पॉजिटिव, ये तो निगेटिव से जैसे ही ये आया तो इसकी फ्रीक्वेंसी, अब ये क्या हो जा रहा है, ये माइनस और ये प्लस, तो ये आया ये आया ये आया, यहां पर आ गया, अब ये फिर से क्या हो जा रहा है, माइनस में और ये प्लस में, तब ये जाके एक चक्कर पूरा कर रहा है। बात समझ में आ रही है भाई, यदि आप इसे मान लो कि ये नहीं, ये यहां से ही निकला, तो एक साइकिल ये क्या कर रहा है बेटा, कंप्लीट कर रहा है। बात समझ में आ गई, क्या आया कि यदि एक ये सर्कल यदि ये कंप्लीट कर रहा है आवेश, तो ऑसिलेटर को क्या करना चाहिए कि वो एक साइकिल जो है प्लस माइनस की क्या करता है, कंप्लीट करता है। यहां से लिख दूं, जब आवेश Q एक चक्कर लगाता है तो ऑसिलेटर
ऑसिलेटर की आवृत्ति एक बार एक साइकिल प्लस माइनस की पूरी करती है। ठीक है, एक साइकिल क्या करती है बेटा? पूरी करती है। वो तो आपको समझ में आ गया। जैसे ये मान के चलो, ये आवेश यहाँ से गया, ठीक है, और ये रहा, ये आवेश इस तरफ गया, तो अभी ये माइनस है, अभी ये प्लस है। ये तो शुरुआत है, इसको तो नहीं कंसीडर करेंगे। लेकिन जैसे ये बाहर निकला तो ये इधर क्या हो जाएगा? इधर अब ये माइनस हुआ और ये क्या हो गया बेटा? प्लस। तो ये यहाँ से बाहर, और फिर जैसे ये यहाँ से बाहर निकलना है, इसे कंप्लीट करना है, तो फिर से ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस। तो एक साइकिल में कितने बार माइनस होगा, कितने बार प्लस होगा? 2 बार माइनस और 2 बार प्लस। यानी कि ये अपने साइन 2 बार चेंज करेगा। एक डीज अपने साइन कितने बार चेंज करेगी? एक साइकिल में 2 बार। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यही है। तो इसी कारण एक चक्कर जब लगाता है तो ऑसिलेशन की आवृत्ति भी एक साइकिल की पूरी हो जाती है। अतः ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो इस आवेश की होगी। अतः ऑसिलेटर की आवृत्ति बराबर किसकी आवृत्ति हो जाएगी? आवेश की आवृत्ति, Q की आवृत्ति। ठीक है, यानी कि इसकी ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है, ये C मैं इसे कह दूं तो ये कितना हो जाएगा? QV/2πm। ये क्लियर है? छाप लीजिए बेटा। अच्छा बेटा, अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं कि मतलब इसका प्रयोग कुछ ही जगह किया जा सकता है, ये कुछ चीजें नहीं कर सकता है। ठीक है ना? इसकी कुछ लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशन मतलब कमियां। तो हेडिंग डालिएगा लिमिटेशन। ठीक है, या आप हेडिंग डाल लीजिए कमियां। अच्छा, तो जैसे मैंने बताया कि ये क्या करता है बेटा, ये आपका केवल और केवल किसको करता है? आवेशित चार्जों की गति को बढ़ाता है, आवेशित कणों की गति को बढ़ाता है। यानी कि यह उदासीन कणों की गति को नहीं बढ़ाता। तो पहला, यह उदासीन कणों की गति को नहीं बढ़ाता है। यह बहुत ही आसान है, कोई मतलब नहीं है। यह उदासीन कणों की गति को नहीं बढ़ाता। बहुत बढ़िया, नहीं बढ़ाता। अगला, यह जो है स्पीड जो है ना बहुत ज्यादा नहीं कर सकता। मतलब स्पीड जो है बढ़ा देगा, बहुत अधिक कर देगा, लेकिन जो है सूर्य की प्रकाश की तुलना की, मतलब जितनी स्पीड होती है सूर्य के प्रकाश की, स्पीड ऑफ सनलाइट की, उसके बराबर नहीं कर पाता। तो लिखिएगा दूसरा क्या है? यह चाल को सी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं कर सकता। स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। अगला क्या है कि यह जो है ना बहुत छोटे हल्के पार्टिकल्स को क्या कर सकता, मतलब उनको जो है ऑसिलेट नहीं करा सकता। तो लिखिएगा यह बहुत छोटे आवेशों को, यह बहुत छोटे आवेशों को, यह बहुत छोटे आवेशों की चाल को बढ़ा नहीं सकता, की चाल को बढ़ा नहीं सकता। अच्छा, जब ये इसकी बेटा चाल को क्या कर सकता है? बढ़ा नहीं सकता है। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल इसका, जैसे इलेक्ट्रॉन। क्यों बेटा? इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसका जो द्रव्यमान होता है, मास होता है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितना होता है? 9.31 × 10⁻³ kg। ठीक है, इस वजह से ये क्या कर सकता है? इसको बढ़ा नहीं सकता है।
उसकी चाल को नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि आपको पता होगा कि m डिवाइडेड बाई m नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा ये m क्या है बेटा, ये आपका मूविंग मास है। क्या है बेटा, मूविंग मास। और ये क्या है, रेस्ट मास। ये मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया है पहले ही चैप्टर में, ठीक है। तो जैसे ही देखो ये इसकी स्पीड को बढ़ाएगा तो भाई इसके बराबर करेगा, तो मास आप ये क्या हो जाएगा, उससे अधिक हो जाएगा। भाई आप यदि इसकी स्पीड जो है बहुत अधिक जो है सिग्निफिकेंट हो जाएगी, तो ये इससे क्या हो जाएगा, इसमें किसी संख्या का क्या करेंगे बेटा, भाग करेंगे, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, इसका जो मास है, मूविंग मास क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। और जबकि आपको पता है कि मास बेटा आपका कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। तो इस वजह से ये सारी इसकी क्या रही बेटा, लिमिटेशन रही। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद इसको क्या करते हैं बेटा, चैप्टर को इसको टॉपिक को बेटा क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ें। देखिए बेटा ये रहा क्वेश्चन, फाइनली आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि साइक्लोट्रॉन है एक हमारे पास, जिसकी फ्रीक्वेंसी दी है बेटा आपकी कितनी, 10 मेगाहर्ट्ज बेटा। कितनी दी हुई है, 10 मेगाहर्ट्ज बेटा आपकी क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। बहुत ही बढ़िया, 10 मेगाहर्ट्ज आपकी क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। चलो फिर क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एसिलरेटिंग प्रोटॉन। कह रहा है कि अब आपको क्या है, एक प्रोटॉन को क्या कराना बेटा, एसिलरेट कराना, उसको त्वरण कराना है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अच्छा तो यदि आपको देखो सॉल्यूशन देखो ध्यान से, तो यदि आपकी ये साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी वो किसके बराबर होती है, उस आवेश के, तो फ्रीक्वेंसी ये साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी बराबर कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी QB अपॉन 2πm, यही होगा। QB अपॉन क्या होता है, QB अपॉन 2πm। तो यहां से यही होता है, ध्यान से समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आप सब छाप लो जो भी करना है, QB अपॉन 2πm होता है। अच्छा यहाँ से ये B आपको निकालना है बेटा, तो B कितना हो जाएगा, FC इंटू 2πm डिवाइडेड बाई Q, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे तो FC कितना है बेटा, ये 2π की वैल्यू 3.14 m, द्रव्यमान दिया हुआ कितना 1.67 गुणा 10 की पावर -27। अच्छा ये मेगा हर्ट्ज में बेटा कितना होता है, 10 गुणे 10 की पावर 6। मेगा को चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 की पावर 6। ये हो गया बटे क्यू, ये आवेश मैंने कहीं लिख दिया क्या, ये तो मास। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। ठीक है बेटा। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप क्या करोगे बेटा, सॉल्व करोगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी V.66 टेस्ला। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि हमें काइनेटिक एनर्जी बताना। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², यानी कि आपको वेलोसिटी भी नहीं पता है तो पहले वेलोसिटी पता चलना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा तो वेलोसिटी आपको क्या पता है, r बराबर कितना होता है, mv अपॉन qb, यही होता है बेटा। तो r आपको पता है तो आपको क्या निकालना बेटा, वेलोसिटी। तो यहाँ से वेलोसिटी बराबर बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा qvr डिवाइडेड बाई m। तो यहाँ से देखोगे तो ये वेलोसिटी बेटा कितनी आ गई, q की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। v की वैल्यू अभी हमें निकालना है 0.66 और r का मान बेटा कितना है ये 60 गुणे 10 की पावर -2। ठीक है, ये मीटर डिवाइडेड बाई मास, मास बेटा कितना है 1.67 गुणे 10 की पावर -27। क्लियर, इसको करेंगे तो ये इतना आएगा। अच्छा जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बेटा आपका आ जाएगा क्लियरली, ये आपका आ जाएगा 3.78। कितना आएगा, v बराबर 3.78 गुणे 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, 10 की पावर 7
मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, ये तो आपका क्या आ गया बेटा, वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, एम बी अपान क्यू बी, वी बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बी आर अपान एम, वैल्यू पुट किया, आया वेलोसिटी। अच्छा, अब बेटा आपकी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। तो जब वेलोसिटी आ गई तो बेटा जब हम इसकी वैल्यू को क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे, तो पुट कर दो, तो हो गया ना। चलो वेलोसिटी आ गई, तो यहां से मैं इस वाले पार्ट को हटा दे रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ। एम का मान बेटा कितना है, एम का मान है 1.67 × 10 की पावर -27, ये m हो गया, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर 3.78 × 10 की पावर 7 का स्क्वायर। अच्छा, अब इसके बाद ये तो आपका काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक है, जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी आए उसको आप क्या करेंगे, इससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, 1.6 × 10⁻⁻13। और जब आप इससे भाग देंगे तो ये बेटा आपका काइनेटिक एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। ठीक है, दैट्स योर आंसर। ठीक है, ये रहा आपका आंसर और ये रहा, ये दो आपके मेन आंसर। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।